हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2020 में पूछा गया और सेट है सेट 2 822 MW। आज इसका हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक सॉल्व किए थे। अगर आपने अभी तक उन सभी प्रश्नों का हल नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहां से आप हर एक प्रश्न का हल देखिए। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के प्रश्नों को। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, ताकि आपको हर एक बात, हर एक प्रश्न का हल तथ्यात्मक रूप से लॉजिकली समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, समीकरण हल कीजिए। 2x + 1 / x होल स्क्वायर है +4 = 5, 2x + 1 / x और यहाँ पे दिया है x ≠ 0, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप देखोगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम सेम है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि किसी समीकरण को, जैसे यहाँ पे एक समीकरण दिख रहा है और यहाँ पे आपको डबल पावर दिख रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि इसको हम लोग समीकरण में समानित करना कहते हैं, उसको कन्वर्ट करना करते हैं। यानी हम लोग इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर देंगे। वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी जगह पे कोई एक वैल्यू रख दें तो फिर हमारा समीकरण नॉर्मल हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना 2x + 1 / x, इसकी जगह पे हम लोग एक वेरिएबल मान लिए, जैसे y, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ होगा y² + 4 = 5y। इस 5y को इस साइड ट्रांसफ़र करोगे तो होगा y² - 5y + 4 = 0। फैक्टर करोगे तो आपको गुणा करके 4 लेके आना रहेगा और जोड़ के 5, तो 4 × 4 = 4 × 5 हो जाएगा। y² - 4y - y + 4 = 0 हो जाएगा। वैल्यू कॉमन होगी y, तो इसमें होगा y - 4 - y - 4 = 0। एक क्वेश्चन में हो जाएगा y - 4, एक क्वेश्चन में हो जाएगा y - 1 = 0। तो एक बार वैल्यू आएगी इसकी y की 1 और एक बार वैल्यू आएगी y की 4, मतलब 4 भी वैल्यू हो सकता है और 1 भी। अब रही बात, ये जो y है तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू है, तो लिखेंगे इसलिए 2x + 1 / x = 1। तो अब यहाँ से x को उस साइड ट्रांसफ़र करोगे तो होगा ये 2x + 1 = x, x इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा तो होगा ये 2x - x = ये उस साइड जाने के लिए -1 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये होगा x = -1, यानी एक बार हमको x की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही आपका ये पार्ट जब y है और y 4 के भी बराबर है तो होगा ये 2x + 1 / x = 4। ये हो जाएगा 2x + 1 = 4x। 4x को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो होगा ये 2x - 4x। 1 को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो -1 हो जाएगा। 4 से 2 लेस करेंगे तो आएगा -2x = -1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x = होगा हाफ, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव में 1 आएगी और x की वैल्यू हाफ। यही है आपके इस प्रश्न का आंसर। अब उसके बाद मैं इसको लगा देता हूँ, फिर आप दोनों को एक साथ अपने नोटबुक में लिख लीजिए। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है
1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए बाई -1 माइनस कास स्क्वायर ए। आप चाहे लेफ़्ट टू राइट प्रूफ करो या राइट टू लेफ़्ट, जो मर्जी कहेगा आप वो करो। अक्सर लोग लेफ़्ट टू राइट प्रूफ करते हैं, इसलिए मैं भी आपको लेफ़्ट टू राइट प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ वाला ये जो पार्ट है आपको इसको इक्वल प्रूफ करना है, तो एक बार इसको लिख लेंगे हम लोग। लिखेंगे 1 प्लस सेक ए होल ओवर सेक ए। सेक ए को कन्वर्ट कर देंगे कास में, क्योंकि हमें जो लाना है उसमें कास है, सेक नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कास ए होल ओवर 1 बाई कास ए, क्योंकि सेक इक्वल होता है 1 बाई कास। इक्वल हो जाएगा, कास का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा ये कास ए प्लस 1, और यहाँ हो जाए ये उसके नीचे हो जाएगा कास ए, और सबके नीचे रहेगा 1 बाई कास ए। आपको ये बात समझ में आ गई। और भी इसको एक और तरीके से लगा सकते हो, अगर आप चाहो इसको थोड़ा छोटा करना, ये लो दूसरा तरीका क्या है छोटा करने का, वो भी आप देख लो। आप इसको दोनों के नीचे लिख लो। इसको एक बार आप लिख सकते हो 1 बाई सेक ए प्लस सेक ए बाई सेक ए, आप लिख सकते हो। 1 बाई सेक ए की वैल्यू कास ए हो जाएगी, और ये पूरा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब इसको आप और क्या लिख सकते हो वो देख लो, जो आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ देखो इसके बटे में 1 है, इस प्रकार से। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर लाना। साइन स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस कास स्क्वायर। आप पूरा देख लो पहले सेट। 1 माइनस कास स्क्वायर का मतलब होगा 1 माइनस कास ए और 1 प्लस कास ए, यानी ऊपर आपको चाहिए। तो आप क्या देख रहे हो कि 1 प्लस कास ए तो है, लेकिन 1 माइनस कास ए नहीं है, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा, इसको सेट करके लिख दो 1 प्लस कास ए इंटू 1 माइनस कास ए बाई 1 माइनस कास ए। ये हमने अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया। ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए 1 माइनस कास ए। ये हो जाएगा 1 प्लस कास ए 1 माइनस कास ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए होल ओवर 1 माइनस कास ए, और 1 माइनस कास स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए होल ओवर 1 माइनस कास ए। यही हमें प्रूफ करना था, और ये है आपका राइट हैंड साइड। तो इसमें देखो दो हम लोग कह सकते हैं, फार्मूला कहो, सर्वसमीका कहो, जो मर्ज़ी कहे वो आप कह सकते हो। हमने यूज़ किया है पहला कि 1 बाई सेक ए को हमने लिखा कास ए, दूसरा हमने कन्वर्ट किया है 1 माइनस कास स्क्वायर ए को लिखा है साइन स्क्वायर। ये हमने दो चीज़ यूज़ किया है, बाकी सब सेम टू सेम। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट वाले दोनों पार्ट। आप इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आप जानते होंगे कि हमने आपको 3 विधियां सिखाई थी। एक डायरेक्ट मेथड यानी सामान्य विधि, एक था हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि, और एक था स्टेप डेविएशन मेथड पग विचलन विधि। हमने आपको 3 तरीक़ों से सिखाया हुआ कि कैसे हम लोग मीन के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। खैर यहाँ केवल विचलन ही पूछा गया है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है, वो सब आप नहीं जानते, कन्फ्यूज़न है, तो आप स्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको हर एक चीज़ डिटेल में मिल जाएगा। खैर यहाँ पे देखिए, हमें सॉल्व करना इसको पग विचलन विधि से। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, वो सब सही सलामत है। उसके बाद हमको निकालना रहता है नेक्स्ट टर्म, जिसको हम लोग कहते हैं x। ये x की वैल्यू कैसे आती है, इसका एवरेज लेना पड़ता है, यानी लोअर लिमिट और हायर लिमिट ऐड करके आधा करना रहता है। तो 10 में 0 जोड़ देंगे 10, और 10 का आधा 5 होगा। 20 10 30 का आधा 15 होगा। और हमने आपको बताया कि आप हर बार एवरेज मत लो,
एक बार निकाल लो और उसके बाद इंटरवल ऐड करते हुए चले जाओ। जैसे 10-10 का गैप है तो 10 जोड़ते हुए चले जाओ। 15 में 10 जोड़ के 25 हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ के 35 हो जाएगा, 35 में 10 जोड़ के 45। या फिर आप इधर भी चेक कर सकते, 40 50 90 का आधा 45, 40 30 70 का आधा 35, इस प्रकार से। उसके बाद आपको एक नेक्स्ट टर्म लेना है जिसको हम लोग कहते हैं कल्पित माध्य। क्या कहते हैं? कल्पित माध्य। ए से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे किसी एक को आप ए मान लो, जिसको आप चाहो। तो यहाँ मिड पॉइंट में 25 हम लोग इसको मान लेते हैं। ये हो गया। उसके बाद फिर हमको मानना रहता है, एक नया कॉलम बनाना रहता है। देखो सब सिंपल है, कैसे करते हैं देखते जाओ। उसके बाद हमको निकालना रहता है डी। क्या निकालना रहता है? डी। और डी होता है x माइनस ए। तो अब 5 में से 25 घटाएंगे तो आएगा -20। 15 में से 25 घटाएंगे तो आएगा -10। 25 में से 25 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 35 से 25 घटाएंगे तो 10 आएगा। और यहाँ आएगा आपका 20 प्लस में। और उसके बाद देखो थोड़ा हम आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। उसके बाद हमको निकालना रहता है u। और u होता है d/h। अब आप कहोगे ये क्या होता है? तो d/h कहने का मतलब होता है यहाँ जो गैप है उसी गैप से आपको डिवाइड करना है। तो 10-10 का गैप है, यानी आपको 10 से डिवाइड करना है किसमें? d में। तो इसमें जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा -2, ये आएगा -1, 0, 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। अगले कॉलम में आता है FU। और जब आप U तक पहुँच जाना तो समझ लेना कि आपका पग विचलन का स्टेप कंप्लीट हुआ। जब आपसे कहा जाता है कि कल्पित माध्य, तो आपका स्टेप यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ये बात जाने रहिए। तो अब हम लोग FU लिखेंगे। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, उसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का गुणा -2 में -10 हो जाएगा। 12 का गुणा -1 में -12 हो जाएगा। 25 का गुणा 0 में 25 हो जाएगा। 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 हो जाएगा। 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 हो जाएगा। अब हमको सम करना है किसका किसका? एक सिग्मा एफ चाहिए, मतलब एफ का टोटल, और एक चाहिए हमको सिग्मा एफ डी, इसका टोटल। कैसे निकलेगा? पहले इसको जोड़ लो। 5 2 7 5 12 8 20, 1 2 3 1 4 2 6। एक बार फिर से जोड़ लो। 8 5 13 2 15 5 20 हो गया। 2 1 3 हो जाएगा। 3 2 5 1 6 7 हो जाएगा। इधर इनको जोड़ लो तो ये होगा 16 10 26 और 12 10 22। 26 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा? 4। अब हमको निकालना है समांतर माध्य। देखो कैसे निकालेंगे। समांतर माध्य को लिखते हैं x बार से। तो जब पग विचलन से निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा a प्लस FU, जो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, सिग्मा FU बाई सिग्मा F इंटू H। सब की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू कितना हमने लिया? 25 प्लस FU की वैल्यू कितनी है? 4। ये FU नहीं है, हाँ यहाँ पे FU रहेगा, हमने FD लिख दिया सॉरी इसके लिए। FU इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 और सिग्मा F की वैल्यू 60। H की वैल्यू, वो H डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है? 10 का। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 0 से 0 कट के 6 बचेगा। उसके बाद ये हो जाएगा 25 प्लस, जब ये हो जाएगा 6 यानी 4/6, तो इसको लिख सकते हैं 2/3। और ये हो जाएगा 25 धन, हम लोग इसमें जब भाग करने लगेंगे तो होगा 3 6 18, फिर 3 6 18 ऐसे जाने लगेगा, यानी 6 6 इस प्रकार से जाएगा। तो हम लोग इसको 6 7 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25.67 और यही हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सलूशन। लगे हाथ इसे भी देख लो, उसके बाद फिर सबको उतारना। प्रश्न है, चित्र में इस वृत्त का केंद्र O है, यानी इस सर्कल का सेंटर O है। यदि एंगल BAC इक्वल 30 डिग्री तो एंगल ADC की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो कैसे लगाया जाएगा, सिंपल है, मैं आपको फिगर में बना के बता देता हूँ। आप यहाँ से देखोगे ACB को, तो आप लिखोगे एंगल ACB इक्वल 90 डिग्री। अब कहोगे क्यों लिखेंगे?
वजह है कि किसी भी त्रिभुज में अगर अर्धवृत्त पर कोई एंगल बना है और उसको व्यास बना रही है तो वो एंगल होता है 90 डिग्री। यानी हम लोग कह सकते हैं कि व्यास द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण हरदम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ACB की वैल्यू है 90 डिग्री। अब उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू कितनी आएगी। अब यहाँ से पूरा ये ट्रायंगल बन गया और ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ABC। तो 180 में से किसे किसे घटाना होगा, इन दोनों को, और एक 30 डिग्री है और एक 90, 90 30 120, 180 में से 120 घटाएंगे तो आएगा 60 डिग्री। तो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब रही बात इसकी, तो अब यहाँ से आप देखोगे ADCB ये पूरा एक चक्रीय चतुर्भुज है। ADCB एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए लिखोगे एंगल ADC। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 में से 60 आप लेस कर दो तो फिर से आएगा 120 डिग्री। मतलब ये एंगल 120 डिग्री है। और ये हुए आपके क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट के दोनों सेकंड पार्ट। आप इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट लगता है नाव को। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ नहीं पता वही मान लो। हम लोग मान लेते हैं कि माना धारा की चाल इक्वल x किलोमीटर पर आवर, ऐसा हमने मान लिया। अब उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ, नाव की शांत जल में चाल, उसको भी लिख लो। नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कैसे निकलेगी, धारा की चाल और नाव की चाल जुट जाएगी। तो ये होगा 15 + x किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही लिखेंगे हम लोग धारा की विपरीत नाव की चाल। ये होगा 15 ऋण x किलोमीटर पर आवर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। सवाल है 30 किलोमीटर गया तो 30 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल। तो हो जाएगा 30 दूरी हो गया, और धारा की दिशा में चाल कितना है 15 धन x। 30 किलोमीटर आने में तो 30 बटे विपरीत दिशा में चाल 15 ऋण x। कुल कितना टाइम लगा, 4 घंटा 30 मिनट। तो 4 घंटा हो गया, और 30 मिनट को लिख सकते हैं हम लोग 1/2 घंटा। मतलब कुल इतना टाइम लगा उसको आने जाने में। अब यहाँ होगा क्या, 30 जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/15 + x + 1/15 - x इक्वल 2 चौको 8 9/2। ये इन साहब को यहाँ लगाता। अब क्या होगा, पहले इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 30, 15 ऋण x का गुणा वहाँ करेंगे तो होगा 15 ऋण x, उसका वहाँ गुणा करेंगे तो होगा 15 धन x, और यहाँ a + b a - b, तो 15 का स्क्वायर 225, x का स्क्वायर x हो जाएगा, यही सेम टू सेम बराबर 9/2। अब ये हो गया 15 15 30, x से x कट जाएगा तो हो जाएगा 30
ऊपर भी आएगा 30, 225 ऋण एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। 30 तियाँ 900 हो जाएगा बटे 225 ऋण एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। 9 से 100 कट जाएगा, ये 900 तो यहाँ आएगा 100, नीचे 225 ऋण एक्स स्क्वायर इक्वल 1/2। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 200। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 225 माइनस 200 इक्वल 25। तो एक्स की वैल्यू होगी ±5 किलोमीटर पर आवर। हमको नेगेटिव वाला लेना नहीं है, लिखेंगे इसलिए एक्स इक्वल 5 किलोमीटर पर आवर। लिखेंगे इसलिए धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसे लगाओगे देखो पहले। प्रश्न है, एक तरफ मीनार है और एक तरफ मकान है और ये दोनों सड़क के इधर उधर हैं। प्रश्न है कि मीनार के शिखर से जब हम लोग मकान की छत को देखते हैं, यहाँ से जब हम लोग इसके छत को देखते हैं तो पाते हैं कि अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इसको ताकि सही सही लगे। यहाँ ले आओ इसको, ये है 45 डिग्री। अब आप कहोगे यहाँ क्यों बनाए, आप कैसे जानेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि जिसको देखते हैं अवनमन उसी पर बनता। तो यहाँ से बैठ के हम मकान का छत देख रहे हैं तो अवनमन छत पे ही बनेगा। उसके बाद आधार का अवनमन 60 है तो आधार को देखेंगे तो यहाँ से आधार को मिला दो। टेढ़ा मेढ़ा कुछ थोड़ा टेढ़ा मिल गया, खैर कोई बात नहीं। ये हो गया 60 डिग्री। इसकी हाइट है 10 मीटर। नाम को लिख दो ABCD। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे कि AB मकान, इसकी ऊंचाई 10 मीटर, CD मीनार है, उसके शिखर D से मकान के छत का यानी मकान के छत B का अवनमन 45 है और मकान के आधार A का अवनमन 60 डिग्री है। आप ऐसा लिख भी सकते हो। खैर हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। कहाँ से करें? एक यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, एक यहाँ, किसी से भी स्टार्ट करो। चलो ऊपर वाले से आते हैं, करते हुए लिखेंगे हम लोग, लेकिन आप उतना लैंग्वेज लिख लोगे। समकोण त्रिभुज BED में लिखोगे आप tan 45 डिग्री। इसकी वैल्यू कितना लिखोगे? ये होगा DE बाई BE। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा ये DE इक्वल BE। कोई एक इक्वेशन इसको पेंडिंग में डाल दो। अब आओ नीचे, समकोण ट्रायंगल ACD में लिखेंगे tan 60 इक्वल CD बाई AC। tan 60 की वैल्यू √3 होता है इक्वल CD बाई AC। थोड़ा इधर आओ, इधर आके क्या होगा वो देखो। इधर आके होगा, जब इधर हम लोग इसका गुणा करेंगे तो होगा ये √3 AC इक्वल CD। अब आप ये देख रहे हो कि AC की वैल्यू BE के बराबर है तो आप यहाँ पे लिखोगे कि चूँकि AC इक्वल BE और BE किसके बराबर है? DE के। तो आप AC की जगह पर लिखोगे DE। ये हो जाएगा √3 DE। और CD दो खंड में है, एक है CE और एक है ED। तो हो गया CE प्लस ED या DE।
अब उसके बाद आप ये जानते हो कि ए बी और सी ई बराबर हैं, तो एक बार इसको भी रिप्लेस कर दो। तो आप लिखोगे चूँकि ए बी बराबर सी ई बराबर 10 मीटर, तो जहाँ सी ई है वहाँ 10 लिख दो। तो ये होगा √3 डी ई इक्वल 10 प्लस ई डी या डी ई जो मर्जी का है। इसको इस साइड ला के घटा दोगे तो डी ई हो जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल 10। तो आप यहाँ से डी ई की वैल्यू निकालोगे 10/√3 माइनस 1 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से नीचे का करड़ी हटाने की कोशिश करो तो जानते हो क्या करते हैं, परिमीकरण करते हैं और करड़ी का चिन्ह चेंज करके गुणा कर देते हैं, यानी √3 + 1 से कर देंगे गुणा। तो आगे का इसका पार्ट हो जाएगा डी ई इक्वल हो जाएगा ये 10√3 + 1 और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये 3 - 1 लेस होके हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 10√3 + 1/2, 2 से 10 डिवाइड हो के 5 आ जाएगा। तो होगा डी ई इक्वल 5√3 + 1 मीटर। हमको पूरा मीनार की ऊंचाई लेनी है, लेकिन इसलिए मीनार की ऊंचाई, अब मीनार की ऊंचाई कौन है, सी डी है, और सी डी बना है सी ई प्लस डी ई से। सी ई की लंबाई 10 है, डी की लंबाई 5√3 + 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो दोनों में से 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा 2 + √3 + 1, ऐसा हो जाएगा ये, और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 5 3 + √3, और चाहो तो √3 की वैल्यू 1.73 रख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो यही है आपके इस खूबसूरत प्रश्न का खूबसूरत जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3/4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है। तो यहाँ त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात दिया है, तो पहले मान लेते हैं कि माना शंकु की त्रिज्या यह है r सेंटीमीटर, ऐसे ही ऊंचाई होगी वो h सेंटीमीटर। दिया है दोनों में अनुपात 3/4, यानी दिया है r/h की वैल्यू 3/4। इसको रिवर्स लिख सकते हैं, h/r = 4/3। यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हैं, r का गुणा हो जाएगा, यानी 4r/3। आप कहोगे आपने ऐसा क्यों कर दिया, r/h से कौन सी दुश्मनी थी? तो दुश्मनी बाबू कोई नहीं है, हमने इसको उल्टा इसलिए लिख लिया क्योंकि हमको केवल r निकालनी थी। अब जो शंकु का फार्मूला होता है 1/3 πr²h, तो h की जगह पे भी हम लोग r वाला रूप उसका रखेंगे तो केवल r फटाक से आ जाएगा। तो इसका आयतन भी दिया हुआ है, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे शंकु का आयतन, वो है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr² इक्वल 301.44। आप इसको लिखोगे 1/3 πr², ऐसे रहने दो, h की वैल्यू लिख दो 4r/3 इक्वल हो जाएगा 301.44। अब क्या होगा, पाई की वैल्यू है 3.14, तो चलो यहाँ रख लेते हैं इनको, हो जाएगा ये 1/3 × 3.14, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ऊपर 4 का गुणा होगा, नीचे 3 का, तो हो जाएगा 4 चौक 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12, नीचे 3 3 9, r इक्वल हो जाएगा 30, r नहीं बल्कि r³ हो जाएगा, एक r यहाँ और r² यहाँ, तो होगा 301.44
तो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू के लिए 9 का गुणा इसका भाग हो जाएगा, हो जाएगा 301.44 इंटू 9 होल ओवर 12.56। इसको लिख सकते हैं आर क्यूब को 9 से गुणा करेंगे, 9 चौको 36, 3 बचेगा, 9 चौको 36, 3 39, 3 बचेगा, 9 का 9 3 12 होगा, 9 3 27, 0.2 अंक के बाद नीचे 12.56। तो अपने आप दशमलव हट जाएगा क्योंकि अंक आगे पीछे समान है। तो होगा ये आर क्यूब इक्वल 271,296 अपान होगा 1256। अब चलो इसको हम लोग काट काट के छोटा करते हैं, देखते हैं कितना होता है। पहले शुरुआत करते हैं इसको काटने की 4 से। चलो 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक रहेगा। 4 3 12, 4 1 4, 4 चौको 16। उसके बाद ऊपर वाले को 4 से काट दो तो होगा ये 4 6 24, 3 बचेगा, 31 हो जाएगा, 4 7 28, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा, 4 8 32, ख़त्म हो जाएगा, 9 4 दूनी 8, 4 चौको 16। इसको ज़रा और अन्य गिनती से काटने की कोशिश करो। क्या इसको 2 से काट सकते हैं? छोटे छोटे गिनतियों से काट काट के देखते रहो। 2 1 2, 11 हो जाएगा, 2 5 10, 2 7 14। ऊपर वाले को काटो तो होगा ये 2 3 6, 2 3 6 18 हो जाएगा, दोनों 18, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब ये किस गिनती से कटेगा? ये शायद 216 से कटेगा। एक बार करके देख लो। 6 7 42, 6 5 30, 30 4 34, 6 6 3 9, 7 5 1, 2 7 14, 2 5 10, 1 11, 2 1 2 1 3, जोड़ लो, 2 7 4 11, 4 5 9 9 18 1 19, 1 1 2 1 3, ठीक है। 216 बार में साफ हो जाएगा ये। तो हो गया ये 216। तो अब घनमूल निकालेंगे तो लिखेंगे r इक्वल क्यूब रूट 216 इक्वल आएगा 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसलिए शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट है। 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसको उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। संख्या के अंकों का अंतर दिया था इसमें 2, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हो क्योंकि इसमें कहा अंकों का अंतर, तो ये क्लियर नहीं किया कि इकाई अंक बड़ा है या दहाई। तो आप किसी छोटे अंक को इकाई मान सकते हो, बड़े अंक को इकाई मान सकते हो। जैसे मान लो हम लोग कह दें कि संख्या मान लो हमारी 42 है, तो अब भी दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है। संख्या हमारी 24 है, तो अब भी डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 2 ही है। तो आप इसको इकाई मान सकते हो, इसको भी इकाई मान सकते हो क्योंकि इसमें क्लियर लिखा नहीं है। तो आप मान ले इसको, माना इकाई का अंक x मान लेते हैं। चूँकि 2 का डिफरेंस है तो दहाई इससे थोड़ा 2 बड़ा मान लेते हैं। x y में नहीं लगाएंगे, इससे आसान हो जाएगा हमारा करना। x + 2 मान लेते हैं क्योंकि 2 का है डिफरेंस। लिखेंगे संख्या कितना होगा? दहाई में 10 का गुणा और इकाई जोड़ेंगे तो होगा ये 10x और ये x जुट जाएगा, होगा 11x + 20। लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न है इस संख्या में, और जब संख्या को उलट देते हैं तो संख्या है हमारा 11x + 20। जब इसको उल्टेंगे तो ये दहाई बन जाएगा, यानी 10x + x + 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा मूल संख्या, और जब उल्टा करेंगे तो ये दहाई और ये इकाई हो जाएगा। तो नई संख्या ऐसी हो जाएगी, और इन लोगों का योगफल दिया है 66। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो गया? 11 11 22x और 20 2 22, उस साइड जाके घट जाएगा। 6 6 और 22 बराबर 44। x बराबर आएगा 2। x की वैल्यू 2 हो गई।
तो लिखेंगे हम लोग, इसलिए संख्या बराबर 11x प्लस 20, यानी 11 इंटू 2 प्लस 20, 11 इंटू 2 मतलब 22 प्लस 20 इक्वल हो जाएगा 42। अब उत्तर आपका 42 भी हो सकता है, 24 कब होगा? मतलब इसका उल्टा कब हो जाएगा? जब आप इकाई को बड़ा बना दोगे और दहाई को छोटा, तब आपकी वैल्यू 24 बन जाएगी। तो ये रहा आपके इस प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात करो जिसका n वां पद दिया है an = 3 + 2n। तो इसके 25 पदों का योग निकालना है। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो सीरीज बनेगी, सीरीज AP होगी या नहीं, यानी समांतर श्रेणी बनेगी क्या बनेगी। तो दिया हुआ है an की वैल्यू 3 + 2n। तो यहाँ से पहले हम लोग लिखेंगे a1, मतलब n की जगह 1 रखेंगे, तो होगा 3 + 2 × 1 = 2 करने में 2 3 5 हो जाएगा। लिखेंगे a2, तो होगा 3 + 2 × 2, 2 दूनी 4 3 7 हो जाएगा। लिखेंगे a3, 3 + 2 × 3, 2 3 6 3 9। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं a4, तो हो जाएगा 3 + 2 × 4, 4 3 12, ये 4 दूनी 8 3 11। तो आप देख रहे हो ये 5 2 7 2 9 2 11, इस प्रकार से इसका मतलब क्या है, ये एक AP बन रहा है। लिखेंगे इसलिए a1, a2, a3, a4 ... AP में है। तो जब AP में है तो इनके प्रथम पद होंगे, सार्वंतर होंगे, सब कुछ होंगे। तो यहाँ प्रथम पद कितना दिया है 5। डी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 में से 5 घटा सकते हैं, 9 में से 7 कुछ भी 2 आएगा। पदों की संख्या कितनी है 25। तो यस 25 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये होगा 25/2 + 2 × a की वैल्यू 5 + 25 - 1 × d की वैल्यू 2 होगा ये 25/2। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला Sn = n/2, 2a + n - 1 × d। तो होगा ये 2 × 5 10 हो जाएगा, यहाँ होगा 24 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा। 25/2 × 58, 58 को डिवाइड करना है आपको, तो ये हो जाएगा 29। 25 का गुणा 9 में 225, 22 बचेगा, 25 दूनी 50 और 22 72, यानी 725 आएगा। आप इसको एक प्रकार से और लिख सकते हो, यानी आप अंतिम पद भी निकाल सकते हो, यानी a25 कैसे होगा वो, ये हो जाएगा 3 + 2 × 25, 25 दूनी 50, ऐसे होगा 25 दूनी 50 3 53। तो आप ये एक फार्मूला भी यूज कर सकते हो इसको लगाने के लिए। जब आप यल निकाल लोगे तब फार्मूला होगा यस 25 का 25/2 a + l, यानी 5 + 53, और तब भी आपका यहीं पे आएगा पार्ट, क्योंकि 53 5 58 होगा। तो ये भी एक फार्मूला होता है n/2 a + l, जब आपको लास्ट टर्म पता हो तब। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में अथवा का प्रश्न था, यानी 2 थे, दोनों में से कोई एक करना था। तो उसका ये सेकंड पार्ट है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर देने पर उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, और अगर लंबाई 2 मीटर बढ़ा दें और चौड़ाई 3 मीटर घटा दें तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लो, माना मैदान की लंबाई x मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है y मीटर। तो जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी xy होगा। लिखेंगे प्रथम शर्त
फर्स्ट कंडीशन क्या है, लंबाई में 2 मीटर की कमी कर रहे हैं, यानी x में 2 मीटर लेस कर दिए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि यानी y+2 कर दिए, तब जो ये क्षेत्रफल आया ये पुराने वाले क्षेत्रफल से 10 ज़्यादा है। यहाँ इनका गुणा करो, x का गुणा y में xy, x का गुणा 2 में 2x -2y और -2 का गुणा 2 में -4 इक्वल xy + 10। xy कैंसिल हो जाएगा तो होगा ये 2x - 2y -4 इक्वल 10। -10 उस साइड, ये 4 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 14 यानी 2x - 2y इक्वल 14। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में है अगर लंबाई 2 मीटर बढ़ा दें यानी x को +2 कर दें, y को -3 कर दें यानी 3 मीटर कम कर दें, वही कहा है। तो अब जो क्षेत्रफल हो गया वो 45 मीटर स्क्वायर कम हो गया। x का गुणा y में xy, x का गुणा 3 में 3x, 2 का गुणा y में 2y -6 इक्वल xy -45। xy कैंसिल हो जाएगा तो होगा ये -3x + 2y -6 इक्वल -45। -6 उस साइड जाएगा तो होगा ये -3x + 2y इक्वल -39। माइनस से गुणा करेंगे तो होगा 3x - 2y इक्वल 39। समीकरण नंबर 2। अब देखो इसमें भी y का गुणांक वही है, इसमें भी वही है, चिन्ह भी सेम तो घटा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो यह है 2x - 2y इक्वल 14 फर्स्ट इक्वेशन, 3x - 2y इक्वल 39 सेकंड इक्वेशन, प्लस माइनस माइनस होगा -x। 39 में से हम लोग 14 घटाएंगे तो आएगा ये -25, तो x इक्वल होगा 25 मीटर यानी लंबाई आ गई 25 मीटर। x कहीं भी रख देंगे y पा जाएंगे। चलो फर्स्ट में रख लेते हैं। समीकरण 1 में x इक्वल 25 मीटर रखने पर तो होगा ये 2 × 25 - 2y इक्वल 14। 25 दूनी 50 उस साइड जाके घट जाएगा। 14 - 50 इक्वल होगा -36। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल आएगा 18 मीटर यानी चौड़ाई 18 लंबाई 25। तो आओ अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमने उत्तर सही लगाया कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई करके। तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा 25 × 18। 18 × 5 = 90, 18 दूनी 36 9 45, 450 आया। तो अब हम लोग अगर इसको चेक करें कि लंबाई हम लोग 2 मीटर कम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 23 और चौड़ाई 2 बढ़ा देते हैं तो 20 हो जाएगा यानी आएगा 460। तो क्या हो गया, आप देख रहे हो कि क्षेत्रफल 10 मीटर बढ़ गया, वही यहाँ दिया था। नेक्स्ट कंडीशन आप ले सकते हो कि अगर लंबाई 2 बढ़ा दें यानी 25 को 27 कर दें और चौड़ाई 3 कम कर दें यानी 15 कर दें तो कितना हो गया, 15 × 7 = 105, 15 दूनी 30 और 10 40। तो आप क्या देख रहे हो, 45 वर्ग मीटर इस बार घट गया, 50 था 5 पे आ गया। इसका मतलब आपने जो लगाया है वो सब कुछ सही है। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का अथवा या ऑप्शनल का सॉल्यूशन। और इसके बाद के जो 2 प्रश्न हैं यानी खा में भी 2 प्रश्न हैं, उसमें दोनों प्रश्नों में आपको रचनाएं करनी है, इसलिए हम उन दोनों प्रश्नों को छोड़ रहे हैं। अगर आप उन दोनों प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने में आप असमर्थ हो, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। ये था आज का हमारा सेशन, आज का हमारा टॉपिक। इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व से रिलेटेड सीरीज़ है। इसमें हम लोग आज सॉल्व किए हैं 822 MW जो कि दूसरा सेट है 2020 के लिए। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उस प्रश्न पत्र के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के प्रश्नों को हल किए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका, सलाह या आपका कोई सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।